स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस करते हैं, क्या क्या आपके पास आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। ये आपको राजपाल सर ने अभी बताया होगा कि सीए में हमारे पास इन टोटल 3 स्टेजेस आती हैं। ठीक है ना? क्या कह रहे हो सर? यू आर नॉट इन फ्रेम। बेटा मैं तो पूरे फ्रेम में हूं। अभी एक बारी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपकी सारी क्वेरीज अभी लेता हूं। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी सारी क्वेरीज लेते हैं। एक बारी पहले मेरे को स्टेजेस एक्सप्लेन करने दो सीए की। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सीए में आती है सीए फाउंडेशन। अगर कंप्लीट फ्रेम में नहीं आ रहा हूं, आप जैसे बता रहे हैं, आप प्लीज फोन को रोटेट कर लीजिए। वो फुल स्क्रीन हो जाता है तो आ जाएगा, इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है यहां पे सीए फाउंडेशन का स्टेज। सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपके पास अकाउंट्स होता है। पेपर 2 आपके पास लॉ का पेपर होता है। इसमें लॉ एंड एक सब्जेक्ट होता है बीसीआर, बिजनेस एंड करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। फिर एक पेपर होता है, तीसरा पेपर आपके पास मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और लास्ट पेपर आपके पास यहां पे आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। प्यार से मैंने इसको बीसी के लिख दिया। ठीक है ना? जो आपका ये अकाउंट्स का पेपर होता है, ये पूरा का पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर है। लॉ एंड बीसीआर का भी जो पेपर होता है, ये भी आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है। जो मैथ्स, स्टैट्स और एलआर का पेपर है, लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है, दिस इज योर एमसीक्यू बेस्ड, बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके का पेपर है, ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है ना? सब्जेक्टिव का मतलब बिल्कुल जैसे 12th के आपके 11th के एग्जाम्स होते थे कि पूरा आपको क्वेश्चन आते थे, पूरे आपको लिखने होते थे, एक्सप्लेन करना होता था। और एमसीक्यू में आपके पास वही क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे, कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपको चूज करना होगा। ठीक है ना? बेटा अभी मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ऑल्दो आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मैं अपनी इंट्रोडक्शन बिल्कुल एंड में दे दूंगा। ठीक है, और एक बार सुनेंगे अभी पहले जो भी मैं बता रहा हूं। तो अकाउंट्स और लॉ का पेपर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। आपके पास पूरा लिखने का पेपर आएगा। मैथ्स, स्टैट्स, एलआर और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाले ये दोनों पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी एक करेक्ट होगा। ये दोनों पेपर अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड है तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। हर एक क्वेश्चन गलत के 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा और हर एक सही क्वेश्चन के 1 नंबर आपको अलॉट हो जाएंगे। यहां पे ये दोनों पेपर क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पेपर है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीए फाउंडेशन में जो आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका हर एक इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। एंड बीच में एंड है और नहीं है, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूं ये साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए। हर एक इंडिविजुअल पेपर में 40 नंबर आने ही चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज 50% बननी चाहिए। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। इसके पेपर 1 में 70 मार्क्स, पेपर 2 में 60 मार्क्स, पेपर 3 में 38 मार्क्स, पेपर 4 में इसके 60 मार्क्स। तो इसके मार्क्स का अगर हम टोटल लगाएंगे तो इसके बन गए 228। लेकिन ये बच्चा फिर भी फेल है क्योंकि एक पेपर में 38 हो गए। इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए ही चाहिए, ओवरऑल 50% चाहिए ही चाहिए। तो चारों पेपर मिला के 400 नंबर के पेपर बने, 100 नंबर का एक पेपर। तो 50% मतलब हर पेपर में इंडिविजुअल जितने मार्क्स आए उन सबका टोटल एटलीस्ट 200 अबव बनना चाहिए। वो तो स्टूडेंट का बन गया 228, लेकिन एक पेपर में 40 से कम नंबर आए हैं तो ये बच्चा फिर भी पास नहीं हो पाएगा। और मान लीजिए किसी बच्चे का रिजल्ट आया 40 40 40 40, हर पेपर में 40 तो हैं लेकिन इन सबका जो टोटल बनेगा वो 160 बनेगा, तो ये भी पास नहीं है। तो आपके ये दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए। पहले मेरे को बताइए, ये बात समझ आ गई? एलआर इज लॉजिकल रीजनिंग, ये बात सबको समझ आ गई? यहाँ पे 40 मार्क एंड 50% बोथ साइमल्टेनियसली फुलफिल क्राइटेरिया वाली। लास्ट वाला नहीं समझ आया बच्चे? मैंने यहाँ पे ये बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं 2 रिजल्ट के। रुको मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं एक बारी। यहाँ पे आपके हर एक पेपर में इंडिविजुअली 40 मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज 50% बननी चाहिए। तो जैसे हमारे फाउंडेशन में 4 पेपर हैं,
ठीक है ना, 100 मार्क का हर एक पेपर है, तो ओवरऑल कितने मार्क्स के चारों पेपर बन गए? 400 नंबर के। अब मान लो दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दो रिजल्ट के। एक बच्चे का रिजल्ट आया, पेपर 1 में 70 नंबर आ गए, बहुत बढ़िया। पेपर 2 में इसके 60 मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया। पेपर 3 में इसके 38 मार्क्स आए और पेपर 4 में इसके 60 मार्क्स आ गए। तो इसके चारों सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल कितना बनेगा? 70 प्लस 60 130 प्लस 60 190 प्लस 38 228। तो 400 में से 50% मार्क्स का मतलब है 200 का टोटल बनना। मतलब चारों सब्जेक्ट्स में जितने जितने इंडिविजुअली मार्क्स आए उन सबका टोटल 200 से अबव बनना चाहिए, मतलब 50% अबव बन जाएगी। वो तो स्टूडेंट का बन गया, 228 आए हैं, 228 आए हैं, 50% ऊपर ले गया ये बच्चा। लेकिन एक पेपर में, तीसरे पेपर में 38 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स से कम है, लेस देन 40 मार्क्स हैं, तो ये बच्चा फिर भी फेल है, क्योंकि इसने एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया 50% अबव, लेकिन हर एक पेपर में 40 नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, फेल है। मैं कहता हूं दूसरा रिजल्ट, हर पेपर में 40-40 आ गए। अब इस बच्चे ने पहले वाला क्राइटेरिया कि हर एक पेपर में 40 नंबर होने चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया तो ये स्टूडेंट फुलफिल कर गया है, लेकिन इसके सभी पेपर के मार्क्स का टोटल कितना बनेगा? 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 प्लस 40 160। तो इस बच्चे ने ये दूसरे वाला क्राइटेरिया, जो 50% वाला क्राइटेरिया था, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, क्योंकि 50% बनाने के लिए 200 नंबर चाहिए। इसके कितने आए? 160। तो ये भी फेल है, ये भी पास नहीं है। तो आई गेस अभी आप लोग समझ पाए कि दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए। इंडिविजुअली हर पेपर में 40 मार्क्स और ओवरऑल सभी पेपर के मार्क्स की परसेंटेज 50%, दैट इज 200 अबव टोटल बनना चाहिए। बिल्कुल सही गिरिराज, बताइए सभी को समझ आ गया ये वाला क्राइटेरिया? तो ये क्राइटेरिया आपके सीए फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अभी तक मैंने आपको सीए फाउंडेशन के बारे में बताया, 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव है? मैथ्स, स्टैट्स और एलआर, बीसीके एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव हैं। 100 मार्क का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक सही क्वेश्चन का 1 नंबर, हर एक गलत क्वेश्चन के 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। अकाउंट्स और लॉ क्योंकि सब्जेक्टिव है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन यहां पर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका लॉ एंड बीसीआर है, ये भी आपस में बटा हुआ है। पेपर एक ही होगा 100 मार्क्स का, इसमें लॉ आपका 60 मार्क्स का होगा और जो बीसीआर वाला पार्ट है ये आपका 40 मार्क्स का होगा। सर बीसीआर क्या होता है? देखो, लॉ का सब्जेक्ट ना आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ेंगे सीए में आके। तो बीसीआर एक तरह से कहने को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, बीसीआर इज नथिंग एल्स बट इंग्लिश। बट ये किस तरीके की इंग्लिश है कि जो लीगल लैंग्वेज है, वो लीगल लैंग्वेज ड्राफ्ट किस तरीके से होती है, उस लीगल लैंग्वेज को पढ़ने की समझ आपको बीसीआर की इंग्लिश से आएगी। फुल फॉर्म है बिजनेस करेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपका तीसरा पेपर है, ये पेपर एक ही है 100 मार्क्स का, लेकिन ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। मैथ्स होगा यहाँ पे आपका 40 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स होगा आपका यहाँ पे 40 नंबर का, और ये जो एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये होगा आपका 20 नंबर का। इसलिए जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं प्लीज मत डरिएगा। पहली बात, मैथ्स का सब्जेक्ट है ही आपके पहले लेवल पे सीए में, सीए फाउंडेशन लेवल पे। इसके आगे वाले लेवल्स के बारे में भी मैं अभी बात करूंगा, वहां पे आप देखेंगे मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, पहले वाले लेवल पे भी अगर मैथ्स है तो वो भी कितने मार्क्स का है? सिर्फ 40 नंबर का। तीसरी बात, मैथ्स भी जो है वो मल्टीपल चॉइस है, आपको पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करने हैं, मल्टीपल चॉइस है। तो यहां पे ट्रिक्स होंगी कि किस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस में से सही ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो बिल्कुल मत डरिएगा मैथ्स से। और ये जो चौथा पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड करेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, यहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका 60 नंबर का होगा, और जो बीसीके है, फुल फॉर्म है इसकी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अगर मैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी के लिए आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, ये काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, या यूं कहूं आपकी 12th से अगर कंपेयर करवाना चाहूं तो ये काइंड ऑफ बिजनेस स्टडीज है। ऑल्दो बिल्कुल वैसी नहीं है, रट्टा नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें हैं, रिलायंस के बारे में, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, किस तरीके से उन कंपनीज ने इस तरीके का बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उस तरीके की चीजें। आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट है और वो फाइनेंस की दुनिया में इंटरेस्ट रखता है, तो बीसीके में आपको उसके बारे में पढ़ने को काफी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं यहां पर। तो ये आपके सारे करिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया सीए फाउंडेशन में। ऑल्दो अब टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात करें,
फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही के हिसाब से बात करता हूं, आपने नवंबर में एग्जाम दिए, नवंबर 2021 में आपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए, तो सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है, अगर सही समय पर ये पेपर हो जाए नवंबर 21 में ही, तो इसका रिजल्ट एज पर ट्रेडिशन और ट्रेंड 18th to 22nd जनवरी 2022 तक आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि नवंबर में अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो 18 से 22 जनवरी 2022 के बीच में, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अभी मान के चलते हैं कि आप पास हो गए, मान के क्या चलते हैं, फॉर्चुनेटली हमने क्लियर करना ही है। ललित उन सब के बारे में बात करूंगा, विच न्यूज़पेपर टू रीड। वैसे अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो अच्छी न्यूज़ जो प्रैक्टिकली बिजनेस की न्यूज़ आती हैं वो इकोनॉमिक टाइम्स में होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स एकदम से बहुत टेक्निकल न्यूज़पेपर हो जाता है, इस लेवल पे शायद आपको समझ ना आए, तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड, ट्रिब्यून वगैरह इस तरीके के न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बता रहा हूँ बेटा उसके बारे में भी। अच्छा, उसके बाद आपका सेकेंड लेवल आता है, जब आप नवंबर 21 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे देंगे, नवंबर 2022 में आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने सी इंटर के एग्जाम्स के लिए। कहने का मतलब है जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, उसके वहां से लेकर और जब आप सीए इंटर के एग्जाम में अपीयर करेंगे, वहां तक 9 मंथ्स का मिनिमम गैप होना चाहिए, आप सीए इंटर के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं पहले यहीं पे साथ की साथ एक बार एक चीज बता के चलूंगा, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन। देखिए, अब मैं एक बारी के लिए बात कर रहा हूं वापस से सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों के पास, सभी के पास एक मैसेज भी आएगा आज हमारी तरफ से, जिसमें हम पूरा प्रोसीजर, जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होंगे। आपको जाना है ICAI, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आपको जाना है ICAI.org। ये चाहे कॉपी पेंसिल लेके आप नोट भी करिए प्रोसीजर, www. तृप्ति एक बारी पहले जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मैं ये चीज भी एक्सप्लेन आपको करूंगा। प्लीज एक बारी पहले जो मैं प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सीए फाउंडेशन का वो सुनेंगे। बीच में मैं आराम से, जब मेरी तरफ से जो भी बताने वाला होगा, जब वो सारा खत्म हो जाएगा, मैं आपके सारी क्वेरीज को एक बारी पूछूंगा आपसे, तब सारी क्वेरीज का आंसर करूंगा। प्लीज बीच बीच में इस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप www.ici.org पे जाना है। सेकेंड स्टेप, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे एक ई सर्विसेज का पोर्टल होगा या SSP पोर्टल होगा। SSP पोर्टल स्टैंड्स फॉर सेल्फ सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पोर्टल पे, यहां पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस चीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे कि आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है जी। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है जी, क्लास 10th की मार्कशीट की आपको स्कैन्ड कॉपी चाहिए होगी। वैसे यहां पर क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, मार्कशीट ना आई हो तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड चाहिए होता है। मेरे को मालूम है जैसे ही मैं ये पॉइंट बोलूंगा बच्चों के मन में आ सकता है, सर क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए तो मार्कशीट कैसे हो सकती है हमारे पास। काफी बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर हमारे पास एडमिट कार्ड भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, SSP पोर्टल में जाके जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहां पे आपके पास, जैसे ही आप क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो वो आपके पास पूछेगा कि आपको क्लास 12th का एडमिट कार्ड मिल चुका है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं मिला है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12th के बेसिस पर ही आपका सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर क्या हम जून वाले एग्जाम्स भी दे देंगे, 12th के पेपर हुए तो क्लैश तो नहीं होंगे, पेपर दे सकते हैं? बेटा क्लैश कैसे हो सकते हैं, आपके 12th के एग्जाम जून जुलाई में होंगे अगर होते भी हैं, और सीए के पेपर आपके नवंबर में हैं, तो क्लैश का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। एनीवे, अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तीसरा आखिरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, आपके खुद के साइन,
अपने सिग्नेचर्स को एक ब्लैंक पेपर पे करके उसको स्कैन करके आपको वहां पे अपलोड करना होगा। अपने सिग्नेचर्स को एक ब्लैंक पेपर पे करके उसको वेबसाइट पे फोटो खींच के या कैमकॉर्डर वगैरह से किसी भी चीज से स्कैन करके आपको वहां पे अपलोड करना होगा। बेटा आप अभी जून वाले पेपर के लिए एलिजिबल भी है, प्लीज अपनी जो स्पेसिफिक क्वेरीज है वो प्लीज बाद में पूछेगा। अभी मैं एक प्रोसीजर समझा रहा हूं, आप प्लीज उस प्रोसीजर पे फोकस करिए। मैंने अभी बोला जो भी आपकी क्वेरीज है मैं बिल्कुल एंड में एक बारी सारे आपके क्वेश्चंस टेकअप करूंगा, ठीक है ना। ऐसे बीच बीच में फिर नहीं तो आप ही की बात होती रहेगी और बच्चों की क्वेरीज हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रोसीजर है सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वापस आते हैं, प्रोसीजर की बात कर रहे थे पूरे सीए की। अंकित आपने जो पूछा है जून वाले फाउंडेशन के पेपर की बात कर रहे हैं, आपने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कब करवाया है? आप एक बारी मुझे ये बताइए कि आप एलिजिबल भी हैं सीए फाउंडेशन के लिए जून में या नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया हुआ है सीए फाउंडेशन के लिए, आप वो बताइए अमित एक बारी, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए सीए फाउंडेशन के जो रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड क्वेरी? सीए फाउंडेशन का करिकुलम, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से पहले पहले करवाया हुआ है। बच्चे आप एलिजिबल नहीं हैं। जनवरी में करवाया है बच्चे, आप भी एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है जी। सीए फाउंडेशन का पेपर आप जून में दे सकते थे अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराते, ठीक है जी। आपका अटेम्प्ट नवंबर पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और मैं यहां पे अब बता रहा हूं बच्चे, वो भी बता रहा हूं मैं एक बारी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी साल 31 दिसंबर, किसी भी साल 31 दिसंबर से पहले पहले अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं सीए फाउंडेशन के लिए, तो नेक्स्ट ईयर का मई का जो अटेम्प्ट है वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी ईयर 30 जून इससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप उसी साल के नवंबर अटेम्प्ट को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए 30 जून 2021 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा देता है सीए फाउंडेशन के लिए, तो उसका एलिजिबल अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन नवंबर 21 ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 30 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराता है, मतलब जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक, अगर इस पीरियड के दौरान आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सर आपका एलिजिबल अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर मई 22 पड़ेगा। समझ आया? इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले साल 31 दिसंबर 2020 इससे पहले पहले अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है सीए फाउंडेशन के लिए, तो उसका एलिजिबल अटेम्प्ट मई 2021 पड़ेगा। अगर आपने जनवरी में करवाया है, जनवरी 2021 में अगर आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया और 30 जून 2021 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट नवंबर 2021 ही पड़ेगा। ठीक है जी बच्चे, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। प्रमीत जो आपने पूछा है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो जाएगा सीए फाउंडेशन का, इंस्टीट्यूट की तरफ से, आईसीआई की तरफ से आपको एक एनआरओ नंबर एलोकेट होगा। एनआरओ, उसके आगे कुछ ना कुछ 5 या 6 डिजिट्स का आपका कोई न्यूमेरिकल नंबर होगा, इसको बोलते हैं एनआरओ नंबर। दिस विल बी योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपको ये एनआरओ नंबर मिल चुका है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन फाइनलाइज हो चुका है। ठीक है, और जब आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तब आपको एक और वेबसाइट है आईसीआई की, जिस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो मैंने अभी आपको ये सारा प्रोसीजर आपको बताया है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे अपलोड करने हैं। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो ये वेबसाइट आपको डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पर ले जाएगी। यहां पर आपको ऑनलाइन ही एक पेमेंट करनी होगी 9200 की। ये पेमेंट हम नहीं मांग रहे हैं, ये पेमेंट आईसीआई मांग रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आपको सीए करवा रहा है। वहां पे आपको ऑनलाइन ही 9200 की ये पेमेंट करनी है। जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो जाएगा और कुछ दिनों में आपके पास एनआरओ नंबर आपको एलोकेट हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे, एक हफ्ते के गैप पर आप एक काम करिएगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के पास, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे पास CRO नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों के पास NRO नंबर आ सकता है, कुछ बच्चों के पास CRO नंबर आ सकता है, कुछ बच्चों के पास ERO नंबर आ सकता है, कुछ बच्चों के पास SRO नंबर आ सकता है और कुछ बच्चों के पास WRO नंबर आ सकता है। ये नॉर्दर्न रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं, ये सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं, ये ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं, ये सदर्न रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं और ये वेस्टर्न रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन आपके पास वो नंबर आ जाएगा। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो चुका है। जब आपके पास ये नंबर आ जाए, एक हफ्ते के गैप पर आप एक काम करिएगा, ICI-CDS.org इस वेबसाइट पे जाइएगा और इस वेबसाइट पे जाकर ICI-CDS.org इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी CA की बुक्स ऑर्डर करनी है। और ध्यान से सुनिए, जब आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी CA की बुक्स ऑर्डर करेंगे, ये बुक्स डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से आती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से आती हैं। यहां पर आपको दोबारा से किसी तरीके की कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, एक तरह से जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इस तरीके से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, वहां पे आप अपने CA फाउंडेशन की किट को सेलेक्ट करेंगे, CA फाउंडेशन की किट को सेलेक्ट करेंगे और मैंने आपको सारा करिकुलम बता दिया, वहां से आप मैच कर लेंगे अकाउंट्स की बुक, लॉ की बुक, बिजनेस एंड करेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग की बुक, मैथ स्टैट्स LR की बुक, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की बुक। उस किट में ये सारी बुक्स होंगी, आप उन बुक्स को सेलेक्ट करेंगे, ये आपको पेमेंट गेटवे पर लेके जाएगा। वहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कुछ अमाउंट आ भी रहा है पे करने के लिए तो प्लीज आपको पे नहीं करना है। उसके नीचे देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई कूपन, आपके पास कोई कूपन कोड नहीं आएगा, बस वहां पे लिखा आएगा अप्लाई कूपन। आप जैसे ही इस अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे, जो अमाउंट अगर कोई लिखा भी आ रहा होगा वो अपने आप 0 बन जाएगा और आप बस प्रोसीड टू चेकआउट करिएगा। जो भी आपका मेंशन्ड एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आपके पास किताबें पहुंच जाएंगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, इस वेबसाइट पर जाके दोबारा पेमेंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 9200 डिपॉजिट करे होंगे, इसमें ऑलरेडी आपकी बुक्स के पैसे भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी, अलग से बुक्स का अमाउंट कुछ नहीं होता है। सर आई हैड रजिस्टर्ड लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर्स मे अटेम्प्ट, बट क्योंकि बोर्ड शिफ्ट हो गए आई विल नॉट गिव इन मे, विल आई हैव टू पे अगेन। नहीं तृप्ति, आपको पैसे दोबारा देने की जरूरत नहीं है, बट आप मई में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको पैसे दोबारा देने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्दो मई अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है पर ठीक है जी। अच्छा, यहां पे इस प्रोसीजर में और किसी की कोई भी और क्वेरी प्लीज बताइए मुझे एक बारी, मैं आगे बढ़ूं। CA इंटर पे आना था, CA इंटर के बारे में आपको बताना था। जी बच्चे, आपका NRO नंबर वही चलेगा, एक बारी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया वही नंबर आपको कंटिन्यूशन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप बस तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, आपको ऐसा अब कुछ नहीं करना है। मैंने मंगा ली थी वो वाली बुक्स, नवंबर के लिए है ना। हाँ जी बच्चे, आपकी जो बुक्स आई हैं वो नवंबर के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए, यहां पर जब आप ये सारा काम करवा लेंगे, CA फाउंडेशन के लिए एक चीज और बता रहा हूं मैं, जब आप ये सारा काम करवा लेंगे ताकि आपको फीस का भी पता चल जाए सारा, 9200 का आप ये CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बुक्स वगैरह सब आपकी आ जाएंगी। एक चीज और करनी होती है, वो आपको अभी नहीं करनी होगी। अभी आप ये सारा काम करवा के बुक्स आ गई, आपने तैयारी शुरू कर दी, नवंबर 2021 में आपके एग्जाम्स होंगे। करीबन 1-1.5 महीना पहले, अराउंड सितंबर और अक्टूबर, आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। यह आपको तभी भरना होगा सितंबर और अक्टूबर के अराउंड। ये ICI ही अनाउंस करता है, हम लोग भी आपको बता देंगे जब इसके भरने की डेट आएगी, अभी नहीं है, सिर्फ मैं तो आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट बता रहा हूं। पेपर देने से 1-1.5 महीना पहले ICI अनाउंस करता है, तब आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, ये भी ऑनलाइन होता है और इसकी फीस अराउंड 1500 होती है, ठीक है ना। बेसिकली जब CA फाउंडेशन का अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब तो आप इंस्टीट्यूट को बताएंगे कि आप CA करने के इच्छुक हैं,
आप सीए करना चाहते हैं, जब आप ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तब आप आईसीआई को, इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि मुझे ये वाला अटेम्प्ट में पेपर देने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको तब भरना होगा, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच। बेटा कैसी कैसी बातें करते हो, प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेरी पूछेंगे, इस तरीके की क्वेरी नहीं पूछेंगे। आप पूछ रहे हैं कि सर 9200 का रजिस्ट्रेशन करवाया और पेपर पास नहीं हुए तो उसका क्या होगा। बेटा वो गए, आपने आईसीआई को एक बार पेपर देने के लिए करवाया। ये जो आपका आईसीआई का रजिस्ट्रेशन होता है 9200 का, ये 5 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होता है। आप एक बारी 9200 की फीस देकर आईसीआई में सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर 5 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड हो जाते हैं। लेकिन हम इसकी बात ही क्यों करें, हम तो पहले अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जी बच्चे, सिलेबस वही रहेगा, बट डिपेंड करता है, अगर मार्केट्स में कुछ चेंजेस आए तो सीए का सिलेबस भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मार्केट में जीएसटी आया तो सीए के सिलेबस में भी जीएसटी आया। जी बच्चे, मैं उसका भी बता रहा हूं, एक बारी अब मेरे को आगे का प्रोसीजर डिस्कस करने दो। तो यहां पे बात ये चल रही थी, जनवरी में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, जनवरी 2022 में जो बात कर रहे थे हम सीए फाउंडेशन के। फिर उसके बाद अगले साल नवंबर 22 में आप सीए इंटर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीए इंटर में आपके पास होते हैं अब 8 सब्जेक्ट्स। बेटा मैंने आपको कहा बीच बीच में इस तरीके से मत पूछिए, एक बारी, अभी तक मैं पूरा प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूं, प्लीज एक बारी मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी क्वेरीज हैंडल कर लूंगा। सर मैं 12th में हूं, देन मुझे अभी 12th का पढ़ूं या फाउंडेशन का, प्लीज़ बता दो। बच्चे आप अभी 12th में हो, ये बात अभी राजपाल सर ने भी बताई, अभी मैंने भी बताई, मैं दोबारा एक बारी बताता हूँ। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आप अभी 12th में हैं, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए नहीं, तो हम ये कंफ्यूज बहुत हैं कि सीए में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन अभी सीए का पढ़ना शुरू करूँ या 12th का ध्यान में रखूँ। तो मैं बड़ी एक सिंपल सी बात बोलता हूँ बच्चे, कि आपके पेपर अगर 12th के हो भी गए तो वो कब होंगे, जून में तो वैसे ही खत्म हो रहे थे, अब अगर ये पेपर हो भी जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो भी जाता है, तो जून जुलाई में आपके 12th के पेपर होंगे और सीए फाउंडेशन के पेपर आपके नवंबर में हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं इसके बाद 12th के पेपर के बाद पढ़ना शुरू करता हूं तो मेरे पास कितना टाइम बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने मेरे पास बचेंगे सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए, जो कि शायद बहुत ज्यादा इनफ ना हो। तो मेरा कहना यह है कि आपको अभी ही से ही थोड़ा थोड़ा, आई अंडरस्टैंड मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए करना मुश्किल है कि जब तक पेपर ना खत्म हो तब तक किसी और चीज पे कैसे ध्यान लगाएं, उसके लिए भी हम आपसे बात करेंगे। बट अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि सीए अगर करने में इंटरेस्टेड है तो सर आपको तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। अप्रैल मई से ही आपको साथ साथ 12th का, देखिए आपने पढ़ तो सब कुछ रखा ही है, बस जब अनाउंसमेंट होगी, अब पेपर है, तब आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मई से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सीए फाउंडेशन के लिए, ताकि आप नवंबर में पेपर दे पाएं। इसके लिए एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ टीचर, हम लोग आपकी ये हेल्प जरूर कर सकते हैं कि अगर आप सीए फाउंडेशन हमसे पढ़ते हैं और हम आपको मई से सीए फाउंडेशन की तैयारी जरूर शुरू करवा देंगे। लेकिन अगर जून जुलाई में आपके पेपर होते हैं 12th के, तो हम आपको 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम आपको एज अ क्रैश कोर्स हम आपको रिवाइज जरूर करवाएंगे, ताकि आपकी 12th के पेपर भी अच्छे से खत्म हो। मेरे कहने का मतलब है, अल्टीमेटली मुझे ही अपने मन को समझाकर 12th और फाउंडेशन दोनों को अब साथ में टैकल करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपकी सपोर्ट के लिए बिल्कुल आपके साथ हैं कि 12th के पेपर अगर अनाउंस होते हैं बीच में, तो हम आपको उसके क्रैश की तैयारी जरूर करवाएंगे, उसकी रिवीजन जरूर करवाएंगे। सर ये बता दो कि जो बुक्स ऑर्डर करनी है वो अभी ऑर्डर कर लेनी चाहिए या कोई बुक्स में अमेंडमेंट आने के बाद? बच्चे आपके सीए फाउंडेशन में एज सच अमेंडमेंट आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, ऐसा आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें अमेंडमेंट आएंगी, तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी। तरुण आपने जो पूछा, आई गेस मैं आंसर दे पाया हूं उसका। भुवन आपको भी आंसर मिल गया आपके डाउट का। जसकरण मैं डायरेक्ट एंट्री का अभी डिस्कस करूंगा। सीए इंटर में सीए इंटर लेवल पे आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 9 मंथ्स का टाइम होता है। जनवरी 2022 में आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, नवंबर 2022 में आपके सीए इंटर के एग्जाम्स होंगे, तो 9 महीनों का गैप है। इन 9 महीनों में आपको अपने 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। ये काफ़ी हैवी लगता है कई बच्चों को, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इन 8 सब्जेक्ट्स को
दो पार्ट्स में बांट रखा है, एक है ग्रुप 1, अब मैं सी एंटर की बात कर रहा हूं, और एक है ग्रुप 2। 8 सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया, ग्रुप 1 में भी 4 सब्जेक्ट्स रख दिए और ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स रख दिए। ठीक है जी। ग्रुप 1 में जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक आपका अकाउंट्स है, एक आपका लॉ का सब्जेक्ट है, एक आपका कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है जो शायद आप पहली बार करेंगे, एक आपका टैक्स का सब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी, बेसिकली इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों होगा। और जो ग्रुप 2 है इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ इस तरीके के हैं। एक सब्जेक्ट है आपका एडवांस अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत वास्ट होता है तो उसको दो पार्ट्स में बांट दिया, एक ग्रुप 1 में रख दिया, एक ग्रुप 2 में रख दिया। एक सब्जेक्ट होता है आपका ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेन काम होता है अकाउंट्स वगैरह का ऑडिट करना कि ये बनाए हैं, सही बनाए हैं, गलती पकड़ना उसमें। एक सब्जेक्ट होता है आपका ईआईएस एंड एसएम, फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से कंपनीज की स्ट्रैटेजीज फ्रेम करवाता है, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। और लास्ट सब्जेक्ट होता है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, यहां पे भी आपके पास इकोनॉमिक्स आ जाती है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अगर किसी बच्चे को फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो तो उसको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। स्टॉक मार्केट की काफी नॉलेज आपको यहां से मिलती है। तो ये आपका पूरा का पूरा करिकुलम रहेगा इंटर लेवल पे। अब इंटर लेवल पे भी जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है, पहले ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स 100 मार्क का हर एक सब्जेक्ट, सभी पेपर आपके यहां पे पहली बात सब्जेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पहले ग्रुप के 4 सब्जेक्ट 100 मार्क का हर एक सब्जेक्ट 400 नंबर। दूसरे ग्रुप के भी 4 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का पेपर, टोटल 400 नंबर। तो आपका पूरा इंटर कितने मार्क्स का बन गया? 800 नंबर। अब यहां पे भी आपका पासिंग क्राइटेरिया यही है, 40 मार्क्स इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए, 50% ओवरऑल क्राइटेरिया बनना ही चाहिए। बट यहां पे एक क्राइटेरिया और ऐड हो जाता है, और मैं पहले ही बता दूं प्लीज, ये क्राइटेरिया जो मैं ऐड कर रहा हूं वो सीए फाउंडेशन में नहीं है। ये क्राइटेरिया आप ही के बेनिफिट के लिए होता है। क्या है ये क्राइटेरिया? किसी पेपर में अगर 60 मार्क्स या उससे ऊपर आपके आ जाते हैं तो वो पेपर फिर आपको दोबारा नहीं देना पड़ता। किसी पेपर में 60 नंबर या उससे ऊपर आ जाते हैं तो वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ता। मतलब सर, अगर किसी बच्चे के ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, एक में 60 आ गए, एक में 38 आ गए, एक में 40 आ गए, एक में 30 आ गए, ये बच्चा देख के ही पता चल रहा है फेल है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में 40 से नीचे हैं। दूसरे क्राइटेरिया 50% देखने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बच्चा जब दोबारा पेपर देगा तो सिर्फ ये 3 पेपर देगा, इसको ये पहले वाला पेपर देने की जरूरत नहीं है, ये पेपर इसका एग्जाम्प्ट हो चुका है। ठीक है जी, आई गेस आपको ये बात समझ आ गई। उसके बाद अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर ये दोनों ग्रुप्स 4-4 सब्जेक्ट्स के एक साथ देने होते हैं या अलग अलग? ये आपके अपने कैलिबर पे, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। 9 महीनों का गैप है। अगर आप इन 9 महीनों में 8 सब्जेक्ट इकट्ठे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको 8 सब्जेक्ट इकट्ठे देने हैं, आप इकट्ठे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है यार 9 महीनों में ये 8 सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, मैं तो इंडिविजुअल करके दूंगा, तो आप नवंबर 22 में पहला ग्रुप दे सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के गैप पर मई 2023 में आप अपना सेकंड ग्रुप में अपीयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंडिविजुअल देकर अपीयर करना चाहे इंडिविजुअल देकर अपीयर कर सकते हैं, एक साथ अपीयर करना चाहे एक साथ अपीयर कर सकते हैं। जी बच्चे, इसमें सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं। यहां पे अब इंटर लेवल से कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है जी। जब आपकी सीए इंटर के पेपर हो जाते हैं, सीए इंटर के पेपर की टाइमलाइन हमने रखी नवंबर 2022। नवंबर 2022 में अगर आपके पेपर होते हैं तो सीए इंटर का जो टेंटेटिव रिजल्ट होता है वो आता है फरवरी में। तो आपके हिसाब से ये रिजल्ट आएगा 6 से 8 फरवरी के बीच में 2023 में। और उम्मीद में लगाकर चलते हैं कि आप यहां पर भी हो गए पास और आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए थे। जसकरण प्लीज अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि दोनों ग्रुप एक साथ देने होते हैं या इंडिविजुअल करके देने होते हैं। ये जब आप तैयारी शुरू करते हैं, ये उस टाइम की बात है जब आप तैयारी शुरू करते हैं, आपकी पहले ग्रुप की तैयारी खत्म होती है, तब आप वे करते हैं
कि मेरी ग्रुप 1 की तैयारी कैसी है। अगर आपके ग्रुप 1 की तैयारी अच्छी होती है तो आप ग्रुप 2 की भी तैयारी शुरू करते हैं और दोनों ग्रुप इकट्ठे देने की बात करते हैं। अगर आपकी ग्रुप 1 की ही तैयारी अभी अच्छी नहीं हुई तो हम कहते हैं फिर आप सिंगल ग्रुप दो। कहने का मतलब है ये मैं अभी नहीं बता सकता हूं कि दोनों ग्रुप देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। ठीक है जी। अच्छा, जब 6 to 8 फरवरी तक आपका रिजल्ट आता है और आप पास हो जाते हैं अगर सीए इंटर में, तो फिर आपको एक सीए की आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ती है। दिस आर्टिकलशिप इज नथिंग एल्स बट ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। ये आर्टिकलशिप आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ही करनी होती है। बेसिकली आपने जो भी थ्योरेटिकली सीखा है उसको अब प्रैक्टिकली सीखना होता है। ये आर्टिकलशिप आपकी 3 साल की होती है। आपने अगर नवंबर 2022 में नवंबर 2022 में सी इंटर का एग्जाम क्लियर किया है तो आपकी ये आर्टिकलशिप जो है, जो कि 3 साल की होती है, आपके 3 साल कब से काउंट होने शुरू हो जाएंगे? नवंबर 2022 से। भले ही आपने आर्टिकलशिप फरवरी 2023 रिजल्ट आने के बाद शुरू करी होगी, लेकिन काउंटिंग शुरू हो जाएगी नवंबर 2021 से। ठीक है जी। 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, लेकिन जब आपकी ये आर्टिकलशिप 2.5 साल की खत्म हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, टोटल आर्टिकलशिप आपकी 3 साल की है, लेकिन जब आपकी आर्टिकलशिप 2.5 साल की खत्म हो जाती है तब आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल के पेपर में अपीयर करने के लिए। सर विच टाइप क्वेश्चन कम इन एग्जाम? बेटा रवि कैसी बातें कर रहे हो, अभी सीए के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, आप कह रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब आप तैयारी करोगे, सीए को ज्वाइन करोगे, कहीं पे पढ़ने जाओगे या पढ़ोगे, तभी तो आपको ये बात पता चलेगी। अभी ये सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। जी अमित, जब आप सिंगल ग्रुप करके देंगे तो आपको दोबारा सिर्फ सेकंड ग्रुप ही देना होगा। सर इंटर्नशिप दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद शुरू होगी। वैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं सिंगल ग्रुप करने के बाद ही। अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हुआ है आप तब भी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एडवाइजेबल ये रहता है कि जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं, भले ही आप सिंगल करके दें, आप तभी ज्वाइन करें। उसका रीजन ये होता है, आर्टिकलशिप अब आपको सीए फर्म एक तरह से ये जॉब की तरह होती है, तो आपको ना अच्छी जगह, जो ब्रांडेड जगहें होती हैं, वहां पे आर्टिकलशिप तभी मिल पाती है जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर होते हैं। इसलिए एडवाइस ये किया जाता है कि जब आपकी दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए तब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करें। सर इफ ग्रुप 1 इज क्लियर बट ग्रुप 2 इज नॉट, वेदर वी हैव टू गिव ग्रुप 1 अगेन और नॉट? नहीं बच्चे, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया आपको वो दोबारा नहीं देना होता। आपका जो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है वही दोबारा देना है। और अगर उस ग्रुप में से भी किसी पेपर में 60 से अबव नंबर आ गए हैं तो वो पेपर भी दोबारा नहीं देना है। ठीक है सर, मई के एग्जाम का रिजल्ट कब तक आता है? मई का रिजल्ट जो होता है बच्चे वो आता है, अगर वो पेपर आपका फाउंडेशन का है या फाइनल का है तो उसका मई का रिजल्ट आता है जुलाई तक, 20-21 जुलाई के आसपास। और अगर मई अटेम्प्ट में आपने सीए इंटर के एग्जाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट आता है 6 से 8 अगस्त तक। इसी तरीके से अगर आपने नवंबर में पेपर दिए हैं और नवंबर में आपने फाउंडेशन के या फाइनल के पेपर दिए तो उसका रिजल्ट आता है 18 से 21 जनवरी तक। और अगर आपने नवंबर में इंटर के पेपर दिए हैं तो उसका रिजल्ट आता है 6 से 8 फरवरी तक। ठीक है ना? नहीं, आईसीआई आर्टिकलशिप, प्लीज अब मैं आर्टिकलशिप के बारे में बात कर लेता हूं। आर्टिकलशिप आईसीआई अलॉट नहीं करता है, ये आपके हाथ में है। ये एक तरह से बिल्कुल जैसे जॉब ढूंढते हैं, ये बिल्कुल वैसे है। जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, आपको उनकी फर्म्स में जाना होता है, उनके ऑफिसेज में जाना होता है या उनके वेबसाइट्स पर जाना होता है। जैसे इसमें बिग फोर्स भी आ जाती हैं, EY, डेलॉयट, PwC, KPMG, इस तरीके की बड़ी सारी और कंपनीज हैं। आपको वहां पे जाके अपना रिज्यूम देना होता है, अकॉर्डिंगली आपको कॉल आती है, आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ता है। वो इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपकी आर्टिकलशिप लगती है जो कि 3 साल की होती है। जब वो आर्टिकलशिप आपकी 2.5 साल की खत्म हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल देने के लिए। सीए फाइनल में अगेन आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और सीए फाइनल के ये 8 सब्जेक्ट अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। बिल्कुल जैसे सीए इंटर में था, ग्रुप 1 में भी आपके पास 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं सीए फाइनल में, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट आता है आपके पास FR, जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज नथिंग एल्स बट अकाउंट्स। ये हाई लेवल का अकाउंट्स हो गया तो इसका एक मॉडर्न नाम, फैंसी नाम कर दिया हमने। ठीक है जी। दूसरा सब्जेक्ट यहां पे आपके पास आता है SFM, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है लेकिन हाई लेवल हो गया तो हमने इसके आगे स्ट्रेटेजिक वर्ड लगा दिया, तो फुल फॉर्म है
स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर एक सब्जेक्ट आपके पास लॉ का होता है, एक सब्जेक्ट आपके पास ऑडिट का होता है। और ग्रुप 2 जो सीए फाइनल का है उसमें अगेन 4 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट आपके पास यहां पे होता है कॉस्टिंग का, एक सब्जेक्ट आपके पास यहां पे 6th सब्जेक्ट अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, बताऊंगा वो। एक सब्जेक्ट यहां पे आपके पास होता है डायरेक्ट टैक्स, एक सब्जेक्ट होता है यहां पे आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कस्टम, इंपोर्ट वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ये सब, और जीएसटी ये सब आता है। ये जो छठा सब्जेक्ट जो मैंने जिसकी जगह छोड़ी है, ये सब्जेक्ट ना आपका इलेक्टिव पेपर होता है सीए फाइनल में। इलेक्टिव पेपर मतलब सर यहां पे आपके पास लिस्ट दी जाती है, आईसीआई लिस्ट देता है 6 सब्जेक्ट्स की। जो मैंने अभी तक आपसे सब्जेक्ट्स की बात करी, उन सब्जेक्ट्स के अलावा यहां पे 6 सब्जेक्ट्स की लिस्ट देता है। इसमें से एनी वन, कोई एक आपको चूज करना होता है और उसका पेपर आप यहां पे देते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, आर्टिकलशिप में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं उसके बेसिस पे। स्टॉक मार्केट, रिस्क असेसमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इस तरीके के यहाँ पे सब्जेक्ट्स आते हैं। ऑल्दो ये बहुत बाद की बात है तो अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपके सीए फाइनल के भी ये 8 सब्जेक्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। पासिंग क्राइटेरिया सर यहाँ पे भी वही है, सीए फाइनल में भी आपके सभी सब्जेक्ट्स पहली बात सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन में आती है, इंटर और फाइनल में सारे सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्टिव होते हैं। यहां पे भी आपका पासिंग क्राइटेरिया वही है, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, 50% इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज 50% बननी चाहिए। और अगर किसी पेपर में 60 या उससे अबव आ गए तो वो पेपर आपका एग्जम्प्ट हो जाता है सीए फाइनल में भी। ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा एक करिकुलम, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है सीए का। आई गेस आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सीए में है क्या। तो अल्टीमेटली मैं समराइज करना चाहूं, सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना होगा, उसका रिजल्ट आएगा 9 महीनों का गैप पर आपका सीए इंटर होगा, उसको क्लियर करना होगा। फिर आपको सीए की आर्टिकलशिप करनी होगी जो कि बिल्कुल एक जॉब की तरह है, 3 साल की आर्टिकलशिप आपकी 3 साल की है। लेकिन जब 2.5 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल के लिए, फिर आपको सीए फाइनल में अपीयर करना होगा। जब सीए फाइनल में भी अपीयर कर लेंगे और वो पास कर लेंगे, आप बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। तो आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये है इसका प्रोसीजर। अब आप सवाल पूछिए। यहां पे एक सवाल बड़ी देर से आया हुआ था, पहले मैं एक बार उसको डिस्कस करूंगा। एक बच्चे ने पूछा था, जसकरण ने शायद पूछा था कि सर डायरेक्ट एंट्री का बता दीजिए। बच्चे डायरेक्ट एंट्री पहली बात उनके लिए होता है सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएट्स हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं और वो सीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीए फाउंडेशन एग्जम्प्ट है। उनको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा सीए इंटर में अपीयर करते हैं। लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन रूट से सीए करते हैं, जो मैंने अभी पूरा समझाया कि पहले सीए फाउंडेशन देंगे फिर सीए इंटर देंगे, उन बच्चों को सीए इंटर के बाद अपनी आर्टिकलशिप शुरू करनी होती है। दोबारा रिपीट करता हूं, जो बच्चे नॉर्मल रूट से फाउंडेशन के बाद से सीए शुरू करेंगे, वो पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे, फिर इंटर क्लियर करेंगे, फिर अपनी सीए की आर्टिकलशिप, वो 3 साल की ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से अपीयर करेंगे, ग्रेजुएट्स हैं, उनको एक फायदा दिया गया कि आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीए इंटर में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर सीए इंटर में डायरेक्टली अपीयर करना है तो सर सीए इंटर से पहले ही आपको अपनी आर्टिकलशिप शुरू करनी होगी। कहने का मतलब है, नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीए इंटर के बाद आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स को इंटर देने से पहले ही आर्टिकलशिप शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले 2 ट्रेनिंग्स और होती हैं, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है और एक आईटीटी ट्रेनिंग होती है। ये दोनों जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये ट्रेनिंग्स आईसीएआई ही करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही करवाता है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आईटीटी के वर्चुअल बैचेस, क्योंकि एट प्रेजेंट फेस टू फेस बैचेस रन नहीं हो रहे हैं, आपको वो बैचेस यहां पे मिल जाएंगे। आपको पहले यहां से ये ट्रेनिंग खत्म करनी है जो कि 1 महीने की है। जब आप ये ट्रेनिंग खत्म करेंगे, आप एलिजिबल होंगे सीए आर्टिकलशिप को ज्वाइन करने के लिए। जब आपकी ये आर्टिकलशिप एटलीस्ट 9 महीनों की खत्म हो जाएगी,
तब आप एलिजिबल हो जाएंगे सी एंटर में अपीयर करने के लिए। आगे का जितना भी प्रोसीजर है कि सी एंटर के 8 सब्जेक्ट्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 4 सब्जेक्ट्स, वो सारा प्रोसीजर आगे का सब कुछ सेम है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बताया और डायरेक्ट एंट्री के लिए। सिर्फ डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स को इंटर के पेपर अपीयर करने से पहले ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, और आर्टिकलशिप कितने महीनों की मिनिमम खत्म होनी चाहिए, 9 महीनों की मिनिमम आर्टिकलशिप खत्म हो जानी चाहिए, तब वो एलिजिबल हो पाएंगे सी एंटर के लिए। मान लो मैं यहां पे अब टाइमलाइन के हिसाब से डिस्कस करूं, आज डेट है 25 अप्रैल, मान लो कल से मैं ये प्रोसीजर शुरू करता हूं, तो सर 1 महीना तो लग जाएगा मेरे को ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड आईटीटी खत्म करने में, ठीक है। मतलब 25 मई तक मेरी ये 1 महीने की ट्रेनिंग खत्म होगी, फिर मैं अपनी आर्टिकलशिप ढूंढना शुरू करूंगा। अच्छा, फिर मैं आर्टिकलशिप ढूंढना शुरू करूंगा, आर्टिकलशिप ढूंढने में भी मान के चलते हैं 1 महीना लग गया। 25 जून को मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, अब यहां से 9 महीने काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आके अगले साल के मार्च में 2022 में 9 महीने खत्म हो रहे हैं, तो ये बच्चा कब एलिजिबल होगा सीए फाउंडेशन देने के, सीए इंटर देने के लिए? मई 2022 में आप एलिजिबल हो जाएंगे सीए इंटर देने के लिए, क्योंकि आपकी 9 महीनों की आर्टिकलशिप मार्च में खत्म हो रही है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसीजर है डायरेक्ट एंट्री का। बच्चे वो सब आपकी चॉइस होती है कि डायरेक्ट एंट्री में आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं या सिंगल ग्रुप देने हैं, वो सब आपकी चॉइस होती है, आपकी मर्जी है आपको बोथ ग्रुप देने हैं या सिंगल ग्रुप। मैंने इस बारे में भी एक बच्चे ने डाउट पूछा, वो लेके फिर उसके बाद आपसे इस बारे में बात करता हूँ बोथ ग्रुप की। सर कैन यू टेल मी टाइमलाइन इफ आई टेक प्रॉपर कॉलेज ऑफ बीकॉम एंड गिव इंटर इन 2 ग्रुप्स, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्रॉपर कॉलेज में 1 ईयर का गैप आ जाता है ना सर। ठीक है जी, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। ACCA के बाद कर सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। ACCA UK का CA है और CA इंडिया का, बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे 2-3 डाउट्स हैं, अब मैं वो सारे इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात बच्चों के मन में आया सर ACCA, मैं बल्कि इसके सामने लिख देता हूँ। ACCA होता है, CPA होता है, आपका CFA होता है, इस तरीके के कुछ ग्लोबल कोर्सेज बनते हैं। CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये आपका न्यूजीलैंड, US, कनाडा, इस तरीके की कंट्रीज में यूज होता है। ACCA इज लंदन का चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। अब अगर मैं इंडिया लेवल की बात करता हूं तो इंडिया में CA की बात आती है, इंडिया से बाहर की बात करता हूं तो ACCA की बात आती है। अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि सर मेरे को CA भी करना है, ACCA, CPA, CFA वगैरह कुछ ग्लोबल कोर्स भी करना है, तो रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है, अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो सर पहले CA करिए, क्योंकि अगर आप पहले CA कर लेते हैं तो यहां के पेपर्स में आपको एग्जम्पशंस मिलती है। मान लीजिए मैंने CA कर लिया तो ACCA के इन टोटल 13 पेपर्स होते हैं, CA करने के बाद मेरे को सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पहले से ACCA कराता हूं तो भी मेरे को CA में कोई एग्जम्पशन नहीं है, मेरे को सारे पेपर देने पड़ेंगे। मैं पहले CA कर लेता हूं तो CPA डिपेंड करता है कौन सी कंट्री का, कनाडा का है, US का है, न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, डिपेंडिंग अपॉन द ईच कंट्री का केस मेरे को 2 या 3 पेपर देने पड़ते हैं अगर मैं CA हूं, ठीक है ना। मेरी बात आए गेस आपको समझ आ रही है। इनफैक्ट अगर आप CA इंटर भी क्लियर कर अगर आप CA इंटर भी क्लियर कर लेते हैं तो ACCA के 5 पेपर आपके एग्जम्प्ट हो जाते हैं, आपको सिर्फ 8 पेपर देने रह जाते हैं, ठीक है जी। ACCA अल्टीमेटली लंदन का चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसकी सिग्निफिकेंस मैं अपने आप में भारत में कहूं तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप खुद ही जवाब दे दीजिए इसका। मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, एक नौकरी लेने मैं आया जो कि भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक नौकरी लेने लंदन का चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, आप किसको नौकरी देंगे? आप भारत में काम कर रहे हैं, आप मेरे को नौकरी देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? कहने का मतलब है जो लोग ACCA एक तरह से अपने आप में सफिशिएंट नहीं है भारत में, CA के साथ मिलकर वो CA को बहुत ज्यादा बढ़ा जरूर देता है। कहने का मतलब है आप एक MNC में नौकरी करने गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप भारत का भी काम संभाल सकते हैं। उस MNC ने आपको कहा यार हमारा ना एक ऑफिस हांगकांग में भी है, वहां का भी काम कर दो। आप कहोगे मैं ACCA भी हूं, मैं वहां का भी काम कर सकता हूं।
तो आपकी नौकरी को, आपके काम को एनहांस जरूर कर दिया ACCA ने, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है बेटा। अगर फॉरेन में जॉब करनी है तो बिल्कुल आपको ग्लोबल कोर्स करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक बच्चे ने, तृप्ति ने शायद पूछा था कि सर यहाँ पे बीकॉम का सिलेबस सेम होता है। बेटा अगर आपने CA फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया या आप CA कर रहे हो तो बिलीव में आपको बीकॉम के लिए ऐसा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बच्चे ने पूछा था सर CA की स्टार्टिंग में एनुअल इनकम कितनी होती है? बेटा डिपेंड करता है आपके स्किल पर। एनुअल इनकम ना, मैं अब यहाँ पे बोलना चाहूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टार्टिंग की एनुअल इनकम 10 से 12 लाख से स्टार्ट होती है, और अब आगे कितनी हो सकती है दैट इज स्काई इज द लिमिट। 1-1 करोड़ के भी पैकेज लगते हैं, 5-5 करोड़ के भी पैकेज लगते हैं, ठीक है ना। बट ये सारे जो एनुअल इनकम का खेल है ना, ये सब डिपेंड करता है आपके स्किल पर। मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आपका बिजनेस है, आप मेरे पास आए कि सर मेरा ना इनकम टैक्स बनवा दो, मेरा टैक्स भरवा दो, ठीक है ना। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, रट के पास हुआ हूं, मैंने आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया, मैंने कहा जी सर आपका टैक्स ना 1 लाख रुपए बन रहा है, और आपका 1 लाख रुपए का टैक्स भर देते हैं। आप कहोगे यार 1 लाख रुपए का टैक्स कैलकुलेट ही अगर करवाना था, मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट के पास चला जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, टैक्स की कैलकुलेशन तो वो भी कर देता। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आया हूं, मेरे को कैलकुलेट नहीं करवाना, मेरे को कुछ और करवाना है। आप समझ गए क्या करवाना है? क्लाइंट कहता है, आप कहोगे सर 1 लाख का टैक्स बन रहा है, ये ग्रेजुएट भी बता देगा, इस 1 लाख के टैक्स को कम करवाओ, इस 1 लाख के टैक्स को 20,000 बनवाओ। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता हूं देखो सर मैंने तो रटा था, ये सब मेरे को नहीं आता, मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना आता है। तो आप उसी टाइम मेरे को क्या कहोगे, वो काम तो ग्रेजुएट भी कर देगा। तो मेरी बात समझ आई? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू, उसकी इनकम, उसके पैसे सब डिपेंड करते हैं उसके स्किल पर। स्किल ये नहीं है कानून में लिखा क्या है, स्किल ये है उस कानून को यूज करके अपना बेनिफिट कैसे निकालना है। बेटा विंडो ड्रेसिंग इज द रॉन्ग वर्ड। विंडो ड्रेसिंग है चोरी करना। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं एक आपको लेसन CA का आज ही दे देता हूं। एक होता है टैक्स इवेजन करना, एक होता है कानून की बाउंड्रीज में रहकर कानून को पूरे तरीके से फॉलो करते हुए अपना बेनिफिट निकालना। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट चोरी नहीं करता। विंडो ड्रेसिंग इज चोरी करना, हम वो नहीं करते हैं, ठीक है। बेटा आर्टिकलशिप में आपको फीस नहीं, बिल्कुल सही शब्द बोला है अपूर्व आपने, लूप होल्स फाइंड करना। खुशी, आर्टिकलशिप में आपको फीस देनी नहीं पड़ती, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, बट आपको स्टाइपेंड मिलता है वहां पे, ठीक है ना, आपको पैसे मिलते हैं। आई गेस सभी की क्वेरीज पूरी हो गई। इसके बावजूद भी अगर किसी की क्वेरी, किसी का क्वेश्चन मैं टेकअप नहीं कर पाया हूं, खुशी मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है, ये जॉब है एक तरह से, ठीक है ना, ये उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा भी अगर कि ग्रेजुएशन के साथ आप एक बारी बता दो, मैं बता देता हूं। आपने नवंबर 21 में CA फाउंडेशन के पेपर दिए, ठीक है जी, और आपने साथ की साथ अपनी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दी है, ठीक, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं रेगुलर। अब भले ही आप करेस्पॉन्ड अपना ये, भले ही आप बीकॉम पास करें, भले ही आप बीकॉम ऑनर्स करें, ठीक है ना। अब CA फाउंडेशन के जो आपके रिजल्ट आएंगे वो आएंगे आपके जनवरी 2022 में। मान के चलते हैं आप यहां पे पास भी हो गए, फिर 9 महीनों के गैप पर आप नवंबर 2022 में CA इंटर के पेपर देंगे। और मैं मान के चलता हूं आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे दे दिए, या एक एक ग्रुप भी मान के चल लेते हैं। आपने नवंबर 22 में ग्रुप 1 दिया, इसका रिजल्ट आया फरवरी 2023 में, 8 फेब को रिजल्ट आया, और आपका ग्रुप 1 हो गया पास। फिर आप पेपर देंगे मई 23 में, 6 महीनों के गैप पे ही आप ग्रुप 2 के पेपर देंगे इंटर के ही, और आपका मई 23 में जब आपने ग्रुप 2 के पेपर दिए, इसका रिजल्ट आएगा 8 अगस्त के आसपास 23 में ही। मान के चलते हैं आपने ये भी पास कर लिया। अब आप CA इंटर पास कर चुके हैं, और यहीं से ही आपकी बीकॉम भी शुरू हुई थी। आपकी बीकॉम नवंबर 2021 में शुरू हो गई थी, अगस्त 2023 तक आते हुए अंदाजन आपकी 1.5 ईयर्स की ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी। अब वैसे आपको इंटर क्लियर करते हुए ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी होती है जी, लेकिन
एक सिंपल सी चीज, एक समय पर एक इंसान कॉलेज में और ऑफिस में नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप आर्टिकलशिप यहां से शुरू नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी 1.5 साल की ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब आपकी ये 1.5 साल की पेंडिंग ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, जो कि कब तक खत्म होगी, अराउंड आपकी ये खत्म होगी 2024, मैं मान के चलता हूं 8 अगस्त 2024, अपना यहां पे मान के चलते हैं आपकी ये 2025 तक आपकी ये ग्रेजुएशन खत्म होगी, ठीक है, या 2024 तक आपकी ये ग्रेजुएशन खत्म होगी। उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर पाएंगे। उसके बाद मतलब 2024, 1.5 साल के डिले के बाद आप अपनी 3 साल की आर्टिकलशिप शुरू कर पाएंगे। और जब ये 3 साल की आर्टिकलशिप में भी 2.5 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी होगी, तो आप सीए फाइनल में अपीयर कर पाएंगे। कहने का मतलब है ये 1.5 साल का डिले आ जाता है। इस डिले को फ्रूटफुल बनाने के लिए जो भी आप बीच में सवाल कर रहे थे ना, आप इस 1.5 साल में, अगर कोई बच्चा रेगुलर ग्रेजुएशन अडॉप्ट करता भी है, तो आप इस 1.5 साल के टाइम पीरियड में, जो आपका एक तरह से ब्लैंक टाइम पीरियड आ गया है इंटर के बाद, आप आर्टिकलशिप तो ज्वाइन कर नहीं पा रहे, सिर्फ कॉलेज है आपका, उस टाइम पे आप ACCA, CPA इस तरीके के कोर्सेज करिएगा। कहने का मतलब है आप सीए इंटर क्लियर कर चुके होंगे, 1.5 साल का डिले है, उसको भी हम अपना सही तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे इस तरीके के कोर्सेज करके, और फिर सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे। जब सीए बन के निकलेंगे हम, ACCA और सीए दोनों एक साथ बने होंगे, ठीक है जी। बच्चे बीकॉम जरूरी है सीए के लिए? इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं सीए के बाद, अपनी खुद की फर्म खोलना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब करने जाएंगे सीए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि सीए की डिग्री ग्रेजुएशन के अंडर नहीं आती है, सीए की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर मानी जाती है, ठीक है जी। बेटा आपने जो कोर्सेज पूछे हैं ललित, CFA, FRM और CA, ये कोर्सेज से बिल्कुल अलग हैं। इसमें मैं आपको ये बता ही नहीं सकता हूं विच इज बेटर। CA इज टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स। CPA ये फाइनेंस का कोर कोर्स है। FRM फाइनेंस में भी रिस्क को मैनेज करने का कोर कोर्स है। तो इनका कंपैरिजन नहीं है आपस में, ये फील्ड से बिल्कुल अलग है। बेटा सीए बनने के बाद आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएट है या नहीं। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप बीकॉम ऑनर्स हैं, बीकॉम पास हैं, कौन से कॉलेज से किया, कौन से कॉलेज से नहीं किया। मैं तो कई बार जान के खुद से बोल देता हूं भैया मेरा कॉलेज पूछ लो, कभी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सीए नाम ही काफी है। उसके बाद आपसे बस ये पूछा जाता है ग्रेजुएट है या नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो आई गेस आपकी क्वेरीज का मैं आंसर कर पाया हूं, मैक्सिमम क्वेरीज का। इसके बाद अगर आपकी स्टिल कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरीज है, वो सारी आप मुझसे पर्सनल मैसेज पे बात कर सकते हैं। और आपका जो हम सीए फाउंडेशन के बैचेस हैं, गुड़गांव लेवल, जो गुड़गांव के स्टूडेंट्स हैं, अभी क्योंकि कोविड के सिनारियो में गुड़गांव का भी हम ऑनलाइन ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है और अथॉरिटीज हमें अलाउ करती है, हम फेस टू फेस स्टार्ट कर देंगे। तो गुड़गांव के स्टूडेंट्स फेस टू फेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो गुड़गांव के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, पैन इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, बाकी हम आपके लिए पेन ड्राइव के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू या क्लाउड के थ्रू रिकॉर्डेड बैचेस, इसमें आपको ऑल टुगेदर रिकॉर्डेड क्लासेस, और जिस तरीके से मैंने ये लाइव सेशन लिया है इस तरीके से ऑनलाइन लाइव, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अपने घर के कंफर्ट से बैठकर आप पढ़ सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू, जिस तरीके से भी आप इंटरेस्टेड हो। और किसी भी तरीके की आपको और कोई गाइडेंस की जरूरत हो, भले ही आप हमसे पढ़ें या ना पढ़ें, किसी भी तरीके की और आपको करियर गाइडेंस की कोई भी जरूरत हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप राजपाल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस की इंफॉर्मेशन भी आपके पास पहुंच जाएगी, और जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर भी आपको मैसेज